तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 421 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देख रखा कि लूफिंग कैसे भी करके फोर्थ ब्लैक मेटल को लेना चाहता था। उसने ये तक सोच लिया था कि अगर वो मारा भैया उसके पास से फोर्स आर्मर चला भी गया तो जब वो फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाएगा तो उसे वापस ले सकता है, क्योंकि क्राफ्टमैन मास्टर उसे वैसे भी यूज नहीं कर पाएगा। वो उसके पास परा का परा ही रहेगा और फोर्स आर्मर तो बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे लूफिंग हर एक चीज का ध्यान रखता है। लूफिंग डिसाइड करता है कि वो जाएगा। फोर्स आर्मर भले ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फोर्थ ब्लैक मेटल उसके लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और अगर उसे उसने पा लिया तो वो अपने गोल्डन और बीस्ट की बॉडी को परफेक्ट लाइन जीन लेवल तक ले जाएगा, जिसके बाद लूफिंग आई एम द यूनिवर्स नाम की इनहेरिटेंट टेक्निक को आराम से परफॉर्म कर सकता है, जो कि वन ऑफ द पावरफुल टेक्निक में से एक है। जिसके बाद लूफिंग कहता है कि अगर मैंने इसको यूज किया तो मेरी पावर भी बहुत ज्यादा सर्ज हो जाएगी, यहाँ तक कि मैं फोर्स आर्मर को न खो भी दूं और मारा भी जाऊं तो मेरी बाउंडलेस रिमोट एससीएम उसे फिर से क्रिएट कर देगी। तो इसलिए मुझे उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। अल्दो यहाँ पे फिर से वही बातें रिपीट होती है तो इसको मैं स्किप करता हूँ। फिर हमें मूसा क्लासमैन की बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि क्राफ्टमैन स्टार में टेलीपोर्ट हो जाता है और क्राफ्टमैन माउंटेन में एंटर कर देता है। लूफिंग ने पहले एक्सपीरियंस कर रखा था कि आखिर वो अंदर कैसे जाएगा। लूफिंग अंदर आ जाता है अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ और उसके ऊपर फोर्स भी आर्मर भी होता है। गोल्डन आर्मर अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ डेटीज ऑफ वर्ल्ड को टेक्निक परफॉर्म करता है। बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन इनहेरिटेड टेक्निक एम्पलीफिकेशन, जिससे लूफिंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को पूरी लिमिट पर ले जाता है। देखा जाए तो उसके अंदर रिमोट ओसिन और मोसा बॉडी को उसने छिपाया हुआ था। लूफिंग की अभी गॉडली पावर भी कंज्यूम होना शुरू हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि ओसिन बॉडी उसे गॉडली बॉडी सप्लाई कर रही होती है। अब लूफिंग अपने इस फोर्स आर्मर की मदद से यहाँ फोर्थ ब्लैक मेटल को लेने वाला था। यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि लूफिंग आके ब्लैक मेटल क्यों नहीं ले पा रहा था, क्योंकि असल में वहाँ पे वायलेंट फायर होती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। लूफिंग जब भी उसे लेने की कोशिश करता तो उसका अर्थ बॉडी और उसका मूसा क्लैंसमैन का बॉडी इतना पावरफुल नहीं था कि वो उस फायर को सरवाइव कर पाए। फिर दिखाया जाता है कि गोल्डन बीस्ट वहां पे आ जाता है और उसे हॉरिफाइंग हीट जो कि फ्लेम से निकल रही होती है वो निकलने लगती है और लूफिंग का पूरा बॉडी जलने लगता है। वो फ्लेम एनलेस था। गोल्डन हॉर्न भी 3 फीट का बन चुका था। फोर्स आर्मर की मदद से वहां पे अपनी डिफेंस को मैक्सिमाइज कर रहा था। देखा जाए तो फोर्स आर्मर सच में इम्प्रेसिव था। उसके पावर के बदौलत वहां पे लूफिंग ने सिर्फ अपने 20% ऑफ गॉडली बॉडी को खोया था, लेकिन फिर भी वो अपने 9 इमोर्टल्स बॉडी की वजह से सब चीज वापस ला रहा था, अपने गॉडली बॉडी को बार बार रिकवर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे कंज्यूम बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा था। अब दिखाया जाता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी 99.9, 99.7, 99.5, 98.7 ऐसे ही कंज्यूम होने लगता है, लेकिन वो अपने आप को बार बार रिस्टोर कर रहा होता है। लूफेंग उसके पास जाता जा रहा होता है और लूफेंग की जल्दी जल्दी उसकी गॉडली बॉडी कंज्यूम होने लगती है, जो कि 97, 94, 91, 88 होने लगता है। जिसे देखकर लूफेंग कहता है कि नहीं, मुझे जल्दी करना होगा। गोल्डन हॉर्न बीस्ट नीचे आ चुका था। वो अपने फोर्थ मेटल को पकड़ लेता है। अब यहाँ पे उसने फोर्थ मेटल को पकड़ लिया होता है। वो आगे की तरफ निकलने लगता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसे तोड़ने लगता है, क्योंकि वहां सील लगा हुआ था और वो सी विंग्स की मदद से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी के चलते लूफेंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी की सिर्फ 62% हो जाती है और रिमोट ओसिन सिर्फ 68% भी बचा होता है। फाइनली यहाँ पे बहुत ही मशक्कत के बाद लूफेंग उसे ले लेता है। वहां पे उसके बाद वो फोर्थ मेटल आ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग तैयार होता है वहां से जाने के लिए, लेकिन तभी वहां पे एक एंशिएंट वॉइस चिल्ला कर कहती है, आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी इन काबिल्स को तोड़ने की। और दिखाया जाता है कि वहां पे एक जाइजेंटिक आर्म होता है जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सीज कर लेती है। उस प्रेशर के कारण गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी की गॉडली बॉडी 50, 42, 36 ऐसे ही कम होने लगते, लेकिन तभी लूफेंग अपने रिमोट ओसिन से वहां पे सप्लाई कर
करता है, जिसके कारण वो उसकी गौरी बॉडी बच जाती है। लेकिन दिखाया जाता है कि उसका प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ते जाता है। हमें उस वंसिन वॉइस को दिखाया जाता है जो हैरान होते हुए कहता है कि तुम मेरे अटैक से सर्वाइव कर पाए। और वो असल में कोई और नहीं होता है बल्कि क्राफ्टमैन मास्टर होता है जो कि वहीं पे होता है। अब यहाँ पे जो अटैक उसने यूज किया होता है, अगर यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी यूनिवर्स ओवरलॉर्ड होता तो वो कब का मारा जा चुका होता। लेकिन लू फेंग उसके इतने पावरफुल अटैक से भी बच गया होता है, जिसको देखकर वो कहता है कि चलो तुमने मेरे इतने पावरफुल अटैक को झेल लिया है, तुमने मेरे कोई प्रीशियस चीज को भी नहीं चुरा है, तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। यहाँ पे स्पेस रिवर्स हो जाता है, गोल्डन हॉर्न बीच से उस पे प्रेशर हट जाता है, वो ऑलरेडी वहां से निकल चुका होता है। दिखाया जाता है कि लू फेंग वहां से आजाद हो चुका था, लेकिन वो जायंट फॉर्म क्राफ्टमैन मास्टर कहता है कि यहाँ पे टोटल 98,200 वर्म स्वॉर्म मौजूद है, जिनमें से 2 लैंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म जाते हैं। यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसी की तरफ देखने लगता है जहाँ पे टैबलेट में लिखा होता है लैंड ऑफ एक्सट्रीमिट्स। अब यहाँ पे वॉइस उससे कहता है मैंने तुम्हें एक चांस दिया है सर्वाइव करने का, लेकिन यहाँ पे यही चांस होगा कि तुम्हें लैंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में जाना होगा और वहां पे सर्वाइव करना होगा। यही तुम्हारा सर्वाइव करने का टेस्ट होने वाला है। अब लैंड ऑफ एक्सट्रीमिट्स क्या होने वाला है और लू फेंग यहाँ पे कैसे आगे सफर करने वाला है, ये तो आपको बहुत ही जल्द पता चलने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट किसी स्पेस में फेंक दिया जाता है और वो लैंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में चला जाता है। यहाँ पे हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उसके अंदर चला जा रहा था, और वो जो मास्टर होते वो कहते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट मुझे ब्लेम मत करना, अगर तुम लैंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक ट्रैप रह जाओगे, और यहाँ पर ये सब हर एक चीज तुम्हारे मास्टर की वजह से हो रहा है, तुम्हारे टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट के इंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। और वो लू फेंग पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे थोड़ा सा दया भी दिखा रहे होते हैं, क्योंकि ये सब उन्हें पता होता है कि यहाँ पे लैंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। कोई भी बंदा वहां जाता है तो वहां पे ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब इटर्निटी के लिए फंसा रह जाता है। लेकिन लू फेंग का यही टेस्ट होने वाला था कि वहां से लू फेंग को बाहर निकलने था। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग के पास जो कैपेबिलिटी थी, जो वेपन्स थी, वो सब थी, वो सभी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वो लू फेंग का टेस्ट नहीं था। यहाँ पे ऐसी कई सारी बकवास होती है जिसको कि मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक और चीज बताई जाती है कि ओकेजनली सिटिंग माउंटेन गेस्ट कभी भी अपने डिस्पल को डायरेक्ट तो नहीं बताते, लेकिन वो उन्हें सिखाने के लिए कई सारे टेस्ट रखते हैं, उसे पास करने पे वो बहुत ही अच्छा चीज कर लेते हैं। और फिर हमें सीन चेंज का थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्राफ्टमैन मास्टर वहां पे आ जाता है और क्राफ्टमैन मास्टर के टीम डिस्पल नीचे आते हैं और सबको बता देते हैं कि यहाँ पर टीचर आ चुके हैं, जो कि ऐसी रिलेवेंट इवेंट होता है जिसे मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर हमें यिनफा सीक्रेटरियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोन यूनिवर्स में लू फेंग का ओरिजिनल अटलिंग बॉडी वहां पे बैठा हुआ होता है और बगल में रिमोट ओसिन भी वहां पे अपीयर हो जाता है। अब अर्ली देखा जाए तो वो लोग गए होते हैं फोर्थ मेटल को चुराने के लिए, लेकिन वहां पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को उन्होंने कहीं लैंड ऑफ इटर्निटी में भेज दिया होता है, जिसकी वजह से वहां पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग को अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी का पता ही नहीं चलता है। मतलब कि लू फेंग भी हैरान हो जाता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, आखिर वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। वो लू फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लोकेशन को भी नहीं सेंस कर पा रहा था। मतलब ये समझ लो कि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट इस यूनिवर्स से ही गायब हो गया है। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करते हुए ये बता दूं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट लैंड ऑफ एक्सटर्निटी में चला गया था, जो कि असल में ओरिजिनल यूनिवर्स से अलग यूनिवर्स था, जिसके कारण लू फेंग उसको फील नहीं कर पा रहा होता है। और लू फेंग का सिर्फ गोल्डन हॉर्न बीस्ट का बॉडी ही वहां पे गया होता है। लू फेंग का अर्थ बॉडी, मूसा क्लैंसमैन, वो सभी यहाँ पे उसी स्पेसशिप में रखे हुए थे। और अब फिर यहाँ दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि यहाँ पे लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो गया था। अब लू फेंग कहता है कि आखिरकार मेरे गोल्डन हॉर्न की बीस्ट की बॉडी कहाँ गई, ये लैंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म आखिर ये इस यूनिवर्स में कहाँ है। और लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो गया था। वहाँ पे लू फेंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या, आखिर ये मिस्टीरियस लैंड हुआ क्या, उसके साथ कनेक्शन कैसे टूट गया। और फिर हमें सीन चेंज कर उसी व्हिर्लपूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसमें फेंका गया था। और गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी क्या था, आखिरकार ये प्लेस
मैं कहाँ पर हूँ? यहाँ पे ब्राइट स्काई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब चीज देख पा रहा होता है, लेकिन लूफिंग वहाँ पे अपने स्पेस रिपल्स को फील नहीं कर पा रहा था, ना ही वो अपनी गॉड कंट्री जो कि वर्चुअल यूनिवर्स में थी उसको सेंस कर पा रहा था, किसी चीज को नहीं सेंस कर पा रहा था। और वो हैरान होते हुए क्या था, आखिर ये कैसे मुमकिन है, स्पेस रिपल्स कहाँ है? और वो वहां से स्टडी करने लगता है, लेकिन दिखाया जाता है यहाँ पे जितने भी स्पेस थे वो सभी सील थे, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। यहाँ पे कोई भी अपनी गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन को यूज तक नहीं कर सकता था। देखा जाए तो ओरिजिनल स्टार अपने ओरिजिनल बॉडी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने आप को कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते थे, वो अपने आप के लोकेशन को भी एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते थे, उनका पूरा तरह से कनेक्शन कट ऑफ हो गया था। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट वहां पे घूमता है और कहता है कि आखिरकार ये स्पेस व्हिर्लपूल है क्या, और यहाँ पे ये सब है क्या। वो सोचने लगता है कि आखिर मैं कहाँ डिसअपियर हो गया, वो इन सब के बारे में सोचने लगता है। अब लूपिन को वो सारी मेमोरीज याद आती है कि कैसे एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन में वो वहां पे गया था, वहां पर भी उसे वहां पे बहुत सारा साल तक ट्रैप रहना पड़ा। अब लूपिन की मौसा बॉडी वहां पे अपीयर होती है और वो सोचने लगता है लैंड ऑफ एक्सट्रीमिटी, आखिर यहाँ पे क्या है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई खतरा है, क्योंकि मैं अभी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। लूफे वहां पे सराउंडिंग को चेक करता है, लेकिन यहाँ पे वो गॉड कंट्री तक को सेंस नहीं कर पा रहा होता है और वो टेलीपोर्टेशन को भी नहीं यूज कर सकता था, उसकी इंजरी भी हील नहीं हो सकती। मतलब ये कि लूफेन जो अपने 9 इमोटनेस की बॉडी को यूज करके अपने आप को हील कर लेता था, अब वैसा नहीं कर सकता है, इसलिए लूफेन को बड़ी सावधानी से यहाँ पे बरतना होगा, हर एक फाइट को बड़ी अच्छे से फाइट करना होगा। और फिर लूफेंग कहता है टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट, आखिरकार उनके दिमाग में ऐसा क्या है। अब लूफेंग इतना बेवकूफ नहीं है, उसे पता था कि यहाँ पे फोर्थ मेटल बोर्ड को जब वो लेने गया था तो ये इतना भी आसान नहीं था, और ये सभी टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट का ही बिछाया हुआ जाल था जिसमें कि लूफेंग फंसी गया। और क्राफ्टमैन मास्टर असल में वहां से कभी गए ही नहीं थे, वो वहीं पे मौजूद थे। जब लूफेंग ने उसको ले लिया तभी वो वहां पे आई, और वो यूनिवर्स मास्टर लूफेंग को चाहते तो आराम से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, बल्कि यहाँ पे लैंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में भेज दिया। लूफिंग को हर एक चीज समझ में आ जाती है कि ये सभी क्या करा सिटिंग माउंटेन गेस्ट का ही है, जो कि लूफिंग को ही सिखाने के लिए होता है। यहाँ पर इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है, और अब फिर लूफिन हर एक चीज के बारे में सोचता और कहता है कि पिछली मर्तबा तो मैं बच गया था, लेकिन आखिरकार इनका मोटिव क्या है। अगर यहाँ पे स्काई वुल्फ और प्राइम के सिटी लीडर नहीं होती और मैं आइस सेल में वहां पे फंसा रह जाता तो क्या होता। अभी तो मैं मिस्टीरियस लैंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज में हूँ, मैं गॉड कंट्री को भी सेंस नहीं कर सकता हूँ, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और वो सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पे फेल हुआ तो मेरी फोर्स आर्मर 9 टाइगर रिवर्सिव से सभी चले जाएंगे, क्योंकि लूफेंग के गोल्डन वन बीस के पास ही वो सारी चीजें मौजूद थी। और लूफेंग जानता था कि उसे पाने के लिए अगर वो यहाँ पे अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगा तो उसके सारे टूरिस्ट पे फंसे रह जाएंगे। और लूफेंग कहता नहीं, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, मैं हार नहीं मान सकता। जरूर सिटिंग माउंटेन गेस्ट के दिमाग में कुछ न कुछ होगा, वो मुझे ट्रेन करना चाहते हैं, वो मेरी कैपेबिलिटीज के बारे में भी जानते होंगे। अल्टीमेटली लूफेंग वहां से आगे बढ़ने लगता है और सून दिखाया जाता है कि लूफेंग स्पीड ऑफ लाइट में भी पहुंच जाता है। लेकिन क्या लूफिंग स्पीड ऑफ लाइट में पहुंचने के बाद भी डार्क यूनिवर्स में नहीं आता है। ओरिजिनल यूनिवर्स में देखा जाए तो जब भी कोई अपने आप को लाइट स्पीड तक ले जाता है तो डार्क यूनिवर्स में एंटर हो जाता है, लेकिन लूफिंग यहाँ पे लाइट स्पीड में आने के बावजूद भी वहां पे डार्क यूनिवर्स में नहीं आया हुआ होता। लूफिंग कहता है कि आखिरकार ये प्लेस कैसा है, क्या ये ओरिजिनल रियल यूनिवर्स से, क्या यहाँ पे कुछ और यूनिवर्स भी मौजूद हो सकता है ओरिजिनल यूनिवर्स के अलावा। लूफेन के मन में ऐसे कई सारे सवाल आने लगते हैं, क्योंकि ये सभी यूनिवर्स के लॉ के विपरीत होते हैं। फिर लूफेन अपनी गॉड किंगडम को भी ना फील कर पा रहा था और लूफेन पूरी तरह से कहता है मैं हूँ कहाँ। लूफेन अपनी स्पीड को आगे बढ़ाने लगता है और कहता है वेट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पे लाइट की स्पीड से ही फास्ट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं सब चीज देख पा रहा हूँ। अब लूफिंग ऐसे ही अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू करता है। लाइट की स्पीड ओरिजिनल में 186,000 माइल्स पर सेकेंड होती है, लेकिन लैंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज में हमें बताया जाता है कि ये 100 टाइम ज्यादा फास्टर होती है। लूफिंग यहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है, लेकिन दिखाया जाता है कि वो नहीं कर पाता। यहाँ पे लैंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज की 18 मिलियन माइल्स पर सेकेंड में आनी चाहिए, तभी आप लाइट स्पीड को ट्रैवल रीच कर पाएंगे। अब लूफिंग आगे बढ़ने लगता है, वो आगे जाने लगता है, इन सब के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ क्या कर सकता है। लूफिंग
लूफेंग 100 टाइम्स ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा था। अब दिखाया जाता है कि लूफेंग आगे बढ़ रहा होता है लेकिन तभी उसके पीछे का जो सीन होता है वो डार्क हो जाता है और लूफेंग कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर क्या होता है। वो वहां से अपने लाइट की स्पीड को 100 टाइम फास्टर से फ्लाई करना शुरू कर देता है। अब हमें सीन चेंज कर लूफेंग के गॉड किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिमोट ओशियन लूफेंग अपने उन्हीं गॉड किंगडम में बैठा हुआ था और वो कहता है कि अल्डोम मैं लैंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज में ट्रैप हो गया हूँ। मैं यहाँ पे कुछ पा भी नहीं सकता, नहीं मैं खो सकता हूँ। एटलीस्ट मेरे पास 4 ब्लैक मैनुअल 9 वैल्यू मैनुअल से। अब लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है कि ये 4 ब्लैक मेटल यहाँ पे माउंटेन साइड ऑफ क्राफ्टमैन माउंटेन में छिपे हुए थे जिनमें की इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। गोलेन और बीस ने उस ब्लैक मेटल को स्वैलो कर लिया था। उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि फर्स्ट रीडिंग में उसे मिल गई थी। अब लूफेंग कहता है कि मुझे अभी फर्स्ट 7 वॉल्यूम और 9 वॉल्यूम मैनुअल्स मिल चुकी हैं जिससे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ। और लूफेंग के अर्थली बॉडी को अपना ट्रेन करना शुरू कर देता है क्योंकि वो अपने टाइम को तो ऐसे ही या नहीं कर सकता है। अब मूसा बॉडी को दिखाया जाता है सीन चेंज कम जहाँ पे वो 100 टन ज्यादा फास्ट हो चुका था और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को उसने वर्ल्ड रिंग में रखा हुआ होता है। दिखाया जाता है कि अगर वो यहाँ पे फेल भी हुआ और एसेज में भी हो गया तो यहाँ पे लूफेंग की इतनी बॉडी स्ट्रांग है कि वो एसेज में नहीं तब्दील होगा। वो आगे बढ़ता जाता है। वो कहता है कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ वास्ता होगा जिससे कि मैं यहाँ पे निकल सकता हूँ। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एक इनविंसिबल गॉडली पावर लूफेंग को सोल अटैक से अटैक करती है लेकिन लूफेंग किसी भी सोल अटैक से नहीं डरता है। और वहां पे तभी एक बंदा आके कहता है चलो इसे क्रॉस करते हैं। दूसरा बंदा कहता है हाँ ये मेरा टर्न है। अब लूफेंग दूरी में देखता है जहाँ पे 3 बेंग्स उसके तरफ फ्लाई करके आ रहे थे। वो कहता है कि मेरी मूसा बॉडी फाइट करने में इतनी अच्छी नहीं है और तभी वो अंदर से अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को बाहर निकाल लेता है। वो अपने मूसा बॉडी को अपने वर्ल्ड रिंग के अंदर रख देता है। जो 3 बेंग लूफेंग की तरफ आ रहे थे वो लूफेंग के इस बॉडी को देखकर कहते हैं कि क्या यहाँ पर तो स्पेस बीस्ट है। और वहां पे वो तीनों बंदे उसे देखकर थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं लेकिन गुस्सा भी होते हैं कि उन्हें इसे मारना ही होगा। अब यहाँ पे हमें डेमन स्वॉर्ड नाइट को और सीटिया नाइट और फेडर डार्क हॉर्ड लीडर को दिखाया जाता है जो कि वही 3 ग्रेट बेंग होते हैं जो कि उन सब की तरफ देखने लगते हैं। अब यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट उन तीनों को देखकर पहचान जाता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम तीनों अभी भी जिंदा हो। तो ये सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें हम भी याद है, हमें हमें भी किसी ने याद रखा है, हम लोग अभी तक भुलाए नहीं गए हैं। अब हमें बताया जाता है कि यहाँ पे वो लोग बहुत लंबे अरसे से फंसे हुए हैं लगभग 2 लाख ईरा से। एक ईरा में वो लगभग 10,081 साल होते हैं। अब सीटिया नाइट और फेडर डार्क लीडर को दिखाया जाता है ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ घूर कर देखने लगते हैं। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ उन सब की तरफ घूर कर देखता है और चिल्ला कर कहता है अगर यहाँ पे तुम मुझे ऐसे कमांड करोगे जैसे कि मैं तो स्लेव हूँ तो मैं यहाँ पे तुमसे बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन तुम अच्छे से बात करते हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तुम जैसे बात कर रहे हो उससे मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तो ये सुनकर डेमन ब्लेड नाइट कहता है डैम यू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे मेरे सामने जबान नहीं खोलेगा, मैं तुम्हें मारकर तुमसे निकलवाऊंगा सर। जिसके बाद वो अपनी गॉडली बॉडी को बंद करना स्टार्ट कर देता है। वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक कर देता है। अब लूपेंग ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डेमन ब्लेड नाइट इतना गुस्सा हो जाएगा। वो तो बस यहाँ पे सिर्फ उससे पूछ रहा था कि वो बस नाइस हो। अगर यहाँ पे वो अच्छे से कहता तो लूफेंग उसे हर एक सवालों का जवाब देता, लेकिन यहाँ पर उसने तो अटैक करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे लूफेंग भी कहाँ कम था, वो भी अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट से उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता। सब लोग यहाँ पे सोल अटैक का यूज करते लेकिन लूफेंग की बॉडी पे उसका कोई असर नहीं होता। सब लोग यहाँ पे अपने वेपन्स का भी यूज करने लगते हैं लेकिन लूफेंग पे इसका कोई भी असर नहीं होता। जिसे देखकर वो कहते हैं कि इसके पास विंग ट्रेजर है और वो भी जान जाते हैं कि इसके पास विंग ट्रेजर बहुत ही पावरफुल है क्योंकि उनके कंबाइंड अटैक से भी उनका कुछ नहीं होता। वो कहता है कि इसने जरूर सीनियर ट्रू ट्रेजर आर्मर को पहना हुआ है। और सब लोग में लालच भी आता है कि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मार सकते हैं और सब लोग उस पर अटैक कर देते हैं। बहुत जीटिया नाइट और फेडर डार्क होंडे उस पर अटैक कर देते हैं। वो सभी मिलकर लूफेंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे अटैक करते हैं। अब यहाँ पे ऐसे फाइट होने लगती है जो कि ऐसी बकवास होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ।
और अब फिर हमें फाइनली गोल्डन और बीस को दिखाया जाता है जो कि उन सब की तरफ देखने लगता है। अब सबको जब पता चल जाता है कि इतने अटैक करने के बावजूद भी वो गोल्डन और बीस को नहीं मार पा रहे हैं क्योंकि उसके पास एक सीनियर ट्रूथ ट्रेजर जैसा कोई ट्रेजर है, तो वो वहां से भागने लगते हैं। जिसे देखकर गोल्डन और बीस उन डेमन प्लेट नाइट की तरफ घूर कर देखता है और कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस पर अटैक करके भाग सकते हो? तो यहाँ सुनकर डेमन प्लेट नाइट कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे मारोगे? मैंने तुम्हारी लाइफ को बख्श दिया है तो तुम मेरे पीछे आना चाहते हो? अब पर देखा जाए तो वो उसको भाग नहीं सकता था, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथों में है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आखिर यहाँ पे मरता कौन है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने विंग्स को निकालता है उस पर अटैक करने के लिए और यहाँ पे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। डेमन नाइट भी कहता है कि आखिर तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है, और वो कहता है कि बीस्ट तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें अपने मौत को नहीं देखना चाहिए। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहाँ पे मानने वाला था, वो उस पे अटैक कर देता है। वो दोनों बंदे जो सीटियन और डार्क फेडर नाइट होल्डर होते हैं वो उसकी तरफ अलग हो जाते हैं। लूफेंग और उस बंदे में लड़ाई होने लगती है, लेकिन वहां पे उनमें 5 मिनट 10 मिनट ऐसे फाइट होने लगती है जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट डेमन प्लेट नाइट का हंट कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट इतना फाइट करने के बावजूद भी नहीं थका होता है, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है फेडर डार्क होल्डर वो भी उसकी थोड़ी सी बॉडी कंज्यूम हो जाती है, वो थकने लगता है और वो भी स्टन हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी देर बाद फाइट करने के बावजूद भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी यहाँ पे इंजर्ड नहीं हुई है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भी हैरान हो गया होता है और वो भी पूरी तरह से डर जाता है कि आखिर कैसे हो सकता है, और इसे विश्वास नहीं होता कि इतने कर फाइट करने के बावजूद भी वो उसको यहाँ पे डैमेज नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वो वहां से भागने लगता है। अब दिखाया जाता है कि उसने गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने उस पर अटैक कर करके उसके सिर्फ 42% को ही छोड़ा होता है। अब दिखाया जाता है कि उसकी गॉडली बॉडी सेक्टर से 600 मिलियन टाइम्स पावरफुल होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो इतना डैमेज हो चुका था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन दोनों अलग बंदे को जो इस नज़ारे को देख रहे होते हैं और वो भी हैरान हो चुके होते हैं कि आखिर ये कैसा हो सकता है, वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसको इतना मजबूर कैसे कर सकता है। लेकिन दिखाया जाता है कि वो एक ही झटके में उसको मार देता है और सीटियन कहता है कि वो तो मारा जा चुका है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि यहाँ पे आखिर ये कैसे कर सकता है। अब उन दोनों को पता था कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट मार नहीं जा सकता, जिसके कारण वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डेमन ब्लेड नाइट को जो वहां पे पूरी तरह से मारा नहीं होता, लेकिन उन दोनों ने एज्यूम कर लिया होता है कि अगर ऐसा ही फाइट चलता रहा तो यहाँ पे वो जरूर मारा जाएगा। यहाँ पे वो बंदा कहता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट से कि तुम मुझे यहाँ पे फोर्स कर रहे हो, मैं यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करूंगा। लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ पे कहाँ मारने वाला था, वो उन पे अटैक करना स्टार्ट करता 60 50 40 ऐसे घटने लगता है और वो वहां मारने लगता है। अब यहाँ पे वो कहता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट डेमन ब्लेड नाइट मैं फिर से रिजेक्ट हो सकता हूँ, अगर यहाँ पे मैं यूनिवर्स मास्टर बन गया तो मैं आऊंगा तुम्हें फिर से मारने के लिए। तो लूफेंग कहता है तो क्या हुआ, मैं फिर से तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो कहता है कि रिमेंबर याद रखो मैंने तुम्हें मारा है, मैं फिर से तुम्हें मार सकता हूँ। तो डेमन ब्लेड नाइट कहता है कि इंतजार कर, यहाँ पे मैं फिर से आऊंगा तुम्हें मारने के लिए। और वो यहाँ पे लूफेंग को धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लूफेंग नहीं रुकता, उसकी बॉडी पे अटैक करके 32% कर देता है। इतना उसको कर देता है कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के अलावा कोई चांस नहीं था और वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। यहाँ पे उसका कहानी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे सीटियन नाइट और फेडर डार्क नाइट उसको देखते ही रह जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे उनका कोई भी मसला नहीं था गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फाइट करने के लिए। यहाँ पे हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम दोनों को भी फाइट करना है? तो वो कहते नहीं नहीं हमें नहीं फाइट करना है। इसके बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम सब यहाँ पे कैसे आए हो, लैंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज, आखिर तुम इसके बारे में कितना जानते हो? तो यहाँ पे फेडर डार्क होल्ड कहता है कि यहाँ पे हम लोग इमोरियल टाइम से हैं, कई सारे ग्रेट बैंक्स यहाँ पे लैंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज मारे जा चुके हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ एडवेंचर सीक्रेट रीजन में होते हैं, लेकिन गलती से वो लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके आ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है। तो ये सुनकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी चुप हो जाता है। जिसके बाद वो आगे पूछता है कि क्या यहाँ से कोई बाहर जा चुका है? तो सीटियन नाइट कहता है कि यहाँ पर मेरी कोई भी अदर बॉडीज नहीं है, अगर यहाँ पे हम लोग खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे
करेंगे तो हमारी बॉडी यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी और हम लोग इसी के कारण इस वर्ल्ड से बाहर जा सकते हैं और जब हमें कोई रिसरेक्ट करेगा तभी हम यहाँ से जा सकते हैं। गोल्डन वन पीस उससे कहता है कैंगुआ नाइट आखिर वो कहाँ है। अब यहाँ पे वो कहता है कि उसने लास्ट में अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था, उसके जितने भी ट्रेजर्स थे सब यही रह गए और फिर से उसके पास दो बॉडी थे तो एक डिस्ट्रॉय करके वो फिर से अपने पास आ चुका। अब गोल्डन वन पीस उससे पूछता है कि क्या यहाँ पे और भी कई गिवेट बीइंग हैं जो कि लैंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट में ट्रैप है। तो वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ है। तो वो कहते हैं कि आखिर वो कहाँ है। तो वो सब जवाब देते हैं कि यहाँ पे वॉस्ट स्टार स्काई है, लेकिन यहाँ पे उन सब का बताना नहीं ठिकाना नहीं बता सकते हैं कि आखिर वो एग्जैक्ट कहाँ रहते हैं। तो गोल्डन पूछता है कि आखिर लैंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कितना बड़ा है। तो वो बताते हैं कि लैंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट का डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर्स के जितना है। ये ऑर्डिनरी स्टार है लेकिन देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा है। अब लूफी इस पूरे से पूरे बड़े मेज में जो कि 1 लाख लाइट ईयर्स था उसमें फंसा हुआ था, वो भी एक प्रिजन के जैसा था। अब यहाँ से जाने का एक रास्ता था कि खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दो अगर तुम्हारा डुअल बॉडी है तो इससे तुम्हारा ट्रेजर यही रह जाएगा, लेकिन तुम इस इटर्निटी जगह से निकल सकते हो, यहाँ से बाहर जा सकते हो, नहीं तो यहीं पे फंसे रह सकते हो जैसे कि ये लोग फंसे हुए थे जहाँ पे। आखिर यहाँ पे क्या रास्ता होने वाला है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार लूफी क्या करता है, क्या वो अपने ट्रेजर को यहीं छोड़ देगा और क्या लूफी अपने आप को बाहर निकाल पाता है या फिर नहीं, और लूफी किस रास्ते को अपनाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।